चलो ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया आप सबको पता है कि एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है और इस शब्द को हम कहें, शब्द कौन सा? क्रिया क्या है? एक शब्द, और ये शब्द है वो है विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द है। हमें सबको पता है कि विकारी किसे कहेंगे? लिंग, वचन, काल और काल, इनके साथ में यदि प्रयोग होने पर कोई शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वो होता है विकारी। और क्रिया एक विकारी शब्द ही है। आगे बात करते हैं कि क्रिया का निर्माण हिंदी में कैसे हुआ। क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो हमें पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकल कर आई है अप्रत्यक्ष रूप से। वैसे वास्तविक रूप से तो सोर्स शैली अपभ्रंश से आई है, सोर्स शैली अपभ्रंश से निकल के आई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा निकली है संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि संस्कृत से ही क्रिया निकली है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ हिंदी के अंदर, उसका हम पता लगाते हैं कि धातु के अंदर। देखिए, क्रिया हिंदी के अंदर क्रिया बोली जाती है इस शब्द को, और इसी शब्द को संस्कृत के अंदर क्या बोला जाता है? धातु कहा जाता है। तो धातु में यदि हम हिंदी की क्रिया का निर्माण कर रहे हैं तो धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? धातु ना। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं, चल एक धातु होती है। क्या होती है? चल एक धातु होती है, इसके अंदर मैं ना प्रत्यय जोड़ूं तो ये हिंदी की क्रिया का निर्माण हो गया चलना। क्या हो गया? चलना। कहने का तात्पर्य कि क्रिया एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे मैं एक और बताऊं आपको, पट, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया पढ़ना। कहने का मतलब है संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत भाषा में धातु, ये इसका नाम आपको कहीं कहीं पर मूल भाषा भी मिलेगा। संस्कृत भाषा का नाम मिलेगा मूल भाषा। तो मूल भाषा की जहां बात आ जाए, मैंने पहले भी बात की इसके ऊपर, मूल भाषा की जहां बात आ जाए तो कहने का मतलब संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी की क्रिया का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये तो बात होगी केवल इसकी व्युत्पत्ति की बात। ये तो हो जाती है व्युत्पत्ति की बात, क्रिया का निर्माण कैसे होगा। तो अब हम बात करते हैं क्रिया की परिभाषा की। देखिए, हमने क्रिया की परिभाषा पहले भी पढ़ी है। कहते हैं किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने बुकों में कहीं कहीं पर ये भी लिखा होगा इस परिभाषा के साथ में कि वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे कहा जाता है क्रिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वाक्य जो शब्द है, यदि ऐसा मिला है आपको परिभाषा के अंदर, वाक्य में क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। ये मिलेगी कई जगह आपको बुकों के अंदर। लेकिन इस वाक्य शब्द में, इस वाक्य शब्द का इस परिभाषा में प्रयोग करना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, हमें पता है कि भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ड, दूसरा है शब्द
और तीसरा है वाक्य। छोटी कक्षाओं में हमने इन तीनों के बारे में अध्ययन किया है। वर्ड हमें पता है, शब्द हम पढ़ रहे हैं, शब्द एक शब्द विकारी शब्द तो है क्रिया, तो हम शब्द क्या पढ़ रहे हैं, विकारी। तो वाक्य तक हम अभी तक पहुंचे ही नहीं। परिभाषा ऐसी मिलेगी आपको कि वाक्य में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन क्या मैं वो वाक्य में प्रयुक्त होगी तभी क्रिया होगी। जैसे मैं साइड में लिखूंगा लिखना, क्या ये क्रिया नहीं है? ये भी तो क्रिया है। तो कहने का मतलब इस वाक्य शब्द का परिभाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इस वाक्य शब्द के स्थान पर हम कर सकते हैं वह विकारी शब्द। वह विकारी शब्द किसी कार्य का करना या होना बताता है। क्या बताता है? होना बताता है, उसे क्रिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं। ये तो हो गई परिभाषा से संबंधित बात। चलिए आगे देखते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद इसका आधार होता है। जैसे कितने आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार, 3 आधार से। कितने आधार पर? 3 आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं। पहला है क्रम के आधार पर, दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर, और तीसरा होता है वो होता है काल के आधार पर। हमने लगभग 10th क्लास की जो व्याकरण है वो पढ़ ली थी जब हमारी स्कूल कोरोना काल में ऑफ हुई थी। उस वक्त हमने लगभग व्याकरण हमने पढ़ ली थी। फिर से हम इससे नए सिरे से, नए जोश के साथ में, हम नई ऊर्जा के साथ में वापस से ये व्याकरण के टॉपिक हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आपके पास में लिखा हुआ भी है, मिलान कर लेना, उसी को पढ़ लेना, इसको भी देख लेना और पढ़ लेना। कर्म के आधार पर पहला आधार ले रहा हूं मैं क्रिया का भेद। देखिए पहला हमने किया कि क्रिया के कितने आधार हैं, 3 आधार हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया। तो पहला ले रहा हूं मैं कर्म के आधार पर क्रिया। नंबर 1 कर्म के आधार। हमें पता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के होते हैं 2 भेद। सबसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 2 भेद। नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। देखिए यदि हम किसी बिंदु को पूर्णतया से समझना चाहते हैं तो उस बिंदु या उस शब्द को पूर्णतया से समझना होगा। उसके लिए इन दोनों शब्दों में एक बात कॉमन है। एक बात वो कॉमन कौन सी है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उपसर्ग लगा हुआ है ए प्लस टन, और यहाँ पर एक उपसर्ग लगा हुआ है से प्लस टन।